चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है और आपको डिफिकल्ट भी जा सकता है, सो बेटर है थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देना। फुल ऑन एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, पूरा टॉपिक ध्यान से सुनना, अगर जो चीज ना समझे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। सो हम लोग के स्टोक्स लॉ खत्म किया था, टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचे थे। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग एयर में फ्री फॉल करते हैं, तो एवरी सेकेंड जब वो फ्री फॉल होता है तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। बट ये सेम कॉन्सेप्ट हमें लिक्विड में देखने नहीं मिलता। लिक्विड में हम जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तो अप टू सर्टेन हाइट तक, वर्टिकल डाउनवर्ड हाइट तक वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। बट जैसे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है उसके बाद वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से फॉल होता है। इसके बाद उसके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आगे ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। So consider an spherical object falling under the viscous fluid, force experienced by it during its downward motion। हालांकि वो ऑब्जेक्ट अभी भी डाउनवर्ड जा रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो फर्स्ट विस्कस फोर्स है, विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। ये अपवर्ड की तरफ एक्ट होने वाला फोर्स है, दैट इज विस्कस फोर्स। सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स और इट्स वेट एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम एफ जी लिख सकते हैं। एंड बायोन फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड, ये तीसरा फोर्स है जो लिक्विड लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक फ्रिक्शन की वजह से है, एक लिक्विड की वजह से है और एक ग्रेविटी की वजह से है। नाउ नेट डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय, अब इस सब में से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल हो रही तो डेफिनेटली ग्रेविटी ज्यादा बड़ी होगी अमाउंट वाइज। तो एफ जी इज अ, जो फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी है एफ जी, माइनस उसमें से अपथ्रस्ट फोर्स एंड
विस्कस फोर्स माइनस हो जाएंगे, सो माइनस एफ वी, सॉरी एफ, हाँ माइनस एफ वी माइनस एफ यू, ये दोनों माइनस होने वाले, तो हमने उन दोनों का माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर डाला एफ वी प्लस एफ यू। ओके, सो एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू, इसका जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा वो एफ होगा, ठीक है, उसको कहते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स। अगर आप वैल्यू वाइज देखने चाहो तो लेट अस कंसीडर एम जी 10 है और एफ वी आई थिंक 4 है, एफ यू अगेन 4 है, तो 4 प्लस 4 8 होगा, 10 में से 8 गया तो 2, जो डिफरेंस है 2, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स 2 होगा। मतलब आप यूनिट लगा सकते हो न्यूटन, जस्ट ऐसे में वैल्यू वाइज बता रहा हूँ। So this net downward force given by this equation is responsible for initial increase in the velocity. अब पूरे इक्वेशन में जो चीज बदलने वाली नहीं है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लिक्विड लिया नहीं है, बहुत ज्यादा लेवल तक लिक्विड लिया नहीं, इसलिए जो mg का वैल्यू है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स है वो एवरी टाइम कांस्टेंट होगा, तो जो चेंजेबल फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स होगा। सो अमंग दिस फोर्स Fg एंड Fu आर कांस्टेंट व्हाइल Fv इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। Fv की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमने Fv कितना लिया था 4, Fu कितना लिया था 4, दोनों मिलाकर 8 हुआ, और Fg कितना लिया था 10, 10 माइनस 4 8 किया तो हमें 2 आंसर आया। अगर बाकी दोनों कांस्टेंट है एफ जी एंड एफ यू, और एफ वी इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग इट स्पीड, तो एफ वी नेक्स्ट टाइम कितना होएगा 4 से 5 हो जाएगा। ओके, जब वो 5 होगा तो 5 प्लस 4 9 होता है, 10 में से 9 गया तो एफ कितना हो गया 1। सो thus a stage is reached when the net force F becomes 0। अब उसके बाद अगर वेलोसिटी और बढ़ी तो एफ वी बढ़कर कितना होगा 6, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, और एफ जी कितना है 10, 10 माइनस 10 0। नाउ नेट फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो गया 0। सो एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर एक्सटर्नल नेट डाउनवर्ड फोर्स 0 हो जाएगा। एट दिस स्टेज एफ जी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू के बराबर है। आफ्टर दैट, जस्ट अ सेकेंड, सो आफ्टर दैट द डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब ये इक्वेशन रीच हो चुका है तो एफ वी भी अभी इस लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि एफ जी ऑलरेडी 10 था, एफ यू ऑलरेडी 4 था, एफ जी 4 से 5, एफ वी सॉरी 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, और 6 पे आके वो कांस्टेंट हो गया। अब जब वो कांस्टेंट हो रहा है तो उसके साथ जुड़ी हुई उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर दैट द कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी, सॉरी डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। ये आखिरी वेलोसिटी है, मतलब लास्ट वेलोसिटी, इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती ऑब्जेक्ट की अंडर फॉलिंग कंडीशन में। So obviously now onwards the viscous force Fv is also constant. The entire discussion nearly applies to streamline flow only। मतलब ऐसे लिक्विड के लिए जिसका फ्लो एकदम यूनिक है या फिर एकदम स्लो है, स्ट्रीमलाइन है, स्टेडी फ्लो है, उसके लिए ये काम करेगा। टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ये इक्वेशन समझ में आया क्या? यस सर। ओके, एक मिनट, हाँ चलो। So consider a spherical object falling under the gravity through a viscous medium as shown in the figure। अब जो ऊपर हमने देख लिया ना, हाँ दी, जो ऊपर हमने देख लिया ना उसका हम इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। सो देखो ऊपर क्या क्या हमें दिखा था, जो फॉर्मूला था वो लेकर आगे जा रहे हैं हम लोग, एफ जी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। ओके, तो उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं। Consider a spherical object falling under the gravity through a viscous medium as shown in the figure। फिगर में आपको एक स्फीयर दिखेगा जो विस्कस मीडियम के थ्रू डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर, मतलब स्फेरिकल बॉडी है तो रेडियस पकड़ लेते आर, इट्स मास बी एम, एंड द डेंसिटी बिकम्स रो।
तो हमने ये तीनों चीज ले ली। ये डेंसिटी रो जो है, इट इज नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट इज अ डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर जो ज्यादा होती है। लेट द डेंसिटी ऑफ मीडियम बी सिग्मा। अच्छा देखो चेंज कर दिया, इससे पहले हम लिक्विड की डेंसिटी रो ले रहे थे, इस केस में हमने सिग्मा ली है। तो कंफ्यूजन मत होना पढ़ने के टाइम कि जो सिग्मा और वो रो है वो क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर रो इज डेंसिटी ऑफ solid, sigma is density of medium, and coefficient of viscosity is eta. Of course लिक्विड में विस्कस मीडियम है तो उसकी विस्कोसिटी ईटा होगी, जो हम पहले भी यूज कर रहे थे, यही सिंबल। When the sphere attained the terminal velocity, the total downward force acting on the sphere is balanced by the total upward force acting on the sphere. जब ये स्फीयर नीचे फॉल हो रहा था तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, बट आफ्टर अटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी अभी भी वो फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो फॉल होना बंद कर दिया। विद कांस्टेंट वेलोसिटी वो मोशन करके नीचे जा रहा है, बट एट दिस पोजीशन द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टोटल अपवर्ड फोर्स, व्हिच इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स द ओनली ग्रेविटेशनल नहीं, that what is total downward force, the only mg, weight of the sphere is total downward force. Okay, what is total upward force? It is a viscous force plus बायोएंट फोर्स। देखो बाय आउट एंड मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक है, एक साथ लिखना था उनको, बायोएंट ड्यू टू द मीडियम, बायोएंट फोर्स। ओके चलो अभी तीनों फोर्स का इक्वेशन क्या क्या है। वी ऑल नो डाउनवर्ड फोर्स जो है mg, वो m इंटू जी सिंपली लिख सकते हैं। मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और पीछे ग्रेविटी लगेगा। डेंसिटी के लिए रो यूज करेंगे क्योंकि सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी रो है। वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और पीछे ग्रेविटी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये किसका है? mg का इक्वेशन है। ओके नेक्स्ट, टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स। अभी विस्कस फोर्स का इक्वेशन हमने पीछे देखा था, आपने देखा होगा एफ वी, विस्कस फोर्स का इक्वेशन था 6 पाई ईटा आर वी, याद है ना? स्टोक्स लॉ में देखा था हमने 6 पाई ईटा आर वी, तो ये देखो 6 पाई ईटा आर वी। हाँ, एंड बायोएंट फोर्स क्या होता है कि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है उतना ही बायोएंट फोर्स लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है। मतलब एग्जैक्टली द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उतना ही बायोएंट फोर्स क्रिएट होता है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? मास इनटू उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? ग्रेविटी। तो ये mg आएगा, बट इन दिस केस m जो है वो m किसका होगा? मास ऑफ लिक्विड का होगा, ना कि मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो मास ऑफ लिक्विड के लिए क्या बोलेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। वो स्फेरिकल जो बॉल ने कवर किया उतना मास, उसमें वॉल्यूम आ गया, और डेंसिटी किसका आएगा? लिक्विड का, दैट इज सिग्मा। तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा और इनटू ग्रेविटी। ये कुछ डाइजेस्ट हुआ? यस सर। हाँ, तो आप जितना वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हो एग्जैक्टली उतना ही पानी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट प्रेशर लगाता है या फोर्स लगाता है, ठीक है? तो जितना उसका वॉल्यूम है एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम लेना है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ डेंसिटी लिक्विड का आ जाएगा, दैट इज सिग्मा, और पीछे ग्रेविटी। ओके एवरीथिंग इज क्लियर ना? अब क्या होगा? वेलोसिटी किधर दिख रही है हमें? यहाँ कहीं छुपी बैठी है, इसको अलग करना है। वेलोसिटी का ये जो टर्म है इसको अलग करना है, तो हम इसको सामने भेज देते हैं पहले। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन निकला, पीछे आया रो माइनस सिग्मा, ठीक है? ये तो हो गया। इधर ये इक्वेशन अकेला पड़ा है 6 पाई ईटा आर वी। उसके बाद v को छोड़कर 6 पाई ईटा आर सामने भेज देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 4/3 पाई आर क्यूब रो, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इंटू 1/6 पाई ईटा आर। सिंपल। ओके तो सिंपल। अभी इसको कैंसलेशन कर लेते, जो कैंसिल हो सकता है। ये 6 इस 4 से कैंसिल होगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब 2/9 आया। उसके बाद ये r से कैंसिल होगा, इधर r² आएगा। फिर ये पाई से कैंसिल होगा, पाई चला गया। फिर यहाँ पर g बचा, देखो g बचा, रो माइनस सिग्मा बचा, रो माइनस सिग्मा बचा, और नीचे ईटा बचा। तो 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा ईटा इक्वल टू वी, अपॉन ईटा इक्वल टू वी। थोड़ा कंफ्यूजिंग इक्वेशन है, मतलब ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, ये आपको इसको बाय हार्ट करना है। किसको? इसको। अगर टोटल फोर्स का इक्वेशन बाय हार्ट किया ना तो 2 स्टेप में आप सब्स्टिट्यूट करके लेकर आ सकते हो, ठीक है?
तो इसको बाहर करने के चक्कर में मत पड़ना, ये तो डायरेक्टली आपको इस कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट याद करो, डेरिवेशन 2 स्टेप का है खाली। सो v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। अगर इसी बेसिस पे अगर हमें ईटा निकालना हो तो मान लो कि कभी टर्मिनल वेलोसिटी दे दी और हमें पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। नाउ वी कैन चेंज द इक्वेशन, जस्ट हमें वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म्स को इंटरचेंज करना है। ईटा इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन v। तो ये इक्वेशन किसका बन गया, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का बन गया। आई होप इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, चलो आगे जाते। yes sir. तो यहाँ पर मेजर जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था वो फिनिश हुआ था। थर्ड में से आधा पार्ट कर लिया। थर्ड मतलब ये जो फ्लूइड इन मोशन है ना, उसका हमने एक टॉपिक बड़ा सा फिनिश किया अप टू विस्कोसिटी तक का। अब आपको विस्कोसिटी के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है, बट आपको एक और परेशानी मैं दे रहा हूँ, और वो है ये टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद ही बाउंसर जाए, शायद ही समझ में आए, सॉरी शायद ही समझ में आए, बट जो भी ना समझे आप मेरे साथ चलो तो आपको समझ में आते जाएगा। बहुत सारे टर्म्स जुड़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप पहली बार देखोगे कि अच्छा ये इक्वेशन भी ऐसा हो सकता है। लेट्स सी। रिमेंबर दिस में एक लाइन लिखा है, द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इन दैट फ्लूइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी वेलोसिटी है जिसके थ्रू कोई तो ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में फ्लो होता है, वो हमेशा कम होता है या तो बराबर होता है किसके, टर्मिनल वेलोसिटी में, टर्मिनल वेलोसिटी से, जो इन दैट फ्लूइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर। ठीक है, उससे ज्यादा वेलोसिटी से कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। ये तो अल्टीमेट स्टेटमेंट हो गया, ये तो हमें पता है। चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। कंसीडर करो एक स्टेडी फ्लो है, थोड़ा सोच के देखना। कंसीडर करो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एज शोन इन द फिगर। हम लोग जस्ट डायग्राम देखने वाले, एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट बट इट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। velocity of a particle remains constant, velocity of a particle remains constant at a given point but it can vary from point to point। ठीक है, मतलब अगर फ्लो स्टेडी है ना, तो फ्लो स्टेडी है तो कहीं पे भी लिक्विड में आप एक उंगली रख दो, उंगली के नीचे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड आपको उस जगह पे कांस्टेंट मिलेगी, उस जगह पे कांस्टेंट मिलेगी। बट ऐसी उंगली अगर आप अलग अलग जगह पे रखते हो तो हर एक पॉइंट के नीचे जो पार्टिकल फ्लो कर रहा है दे आर मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड। ये समझा? yes sir. चलो आगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर सेक्शन A1 एंड A2 एज शोन इन द फिगर। सेक्शन A1 हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेक्शन A2 हैज अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो आपको दो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, एक बड़ा है एक छोटा है। Let V1 and V2 be the velocity of a fluid at section A1 and A2 respectively। यहाँ से जो लिक्विड एंटर करेगा ना पाइप में उसकी स्पीड V1 है, यहाँ से लिक्विड जो बाहर निकलेगा ना, मैं बाहर निकलने के लिए इधर बना रहा हूँ, उसकी स्पीड V2 है। तो V1 एंड V2 क्या है, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है एंड जो एग्जिट कर रहा है ये सेक्शन में से। ओके, यहाँ पर आपका बीच का पूरा पाइप आ जाएगा, ये पूरा पाइप है, इसके थ्रू आप लिक्विड को इसके अंदर से फ्लो करवा रहे हो। तो आप देखोगे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है एक छोटा है, सिंपल। अब आगे, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल हैज टू मूव फास्टर। Let V1 and V2 be the velocity of fluid at a section A1 and A2 respectively. आगे, this is because a particle has to move faster in a narrower section। आपको पता है जहां पाइप नैरो हो जाता है वहां लिक्विड फास्ट मूव करता है। क्यों? नैरो रीजन में लिक्विड फास्ट मूव करता है, क्यों? जल्दी बताओ। तो सरफेस एरिया स्मॉल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और फोर्स ज्यादा रहता है। सरफेस एरिया स्मॉल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फोर्स ज्यादा होता है। तो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है हाँ, और उधर फोर्स ज्यादा लगता है। चलो मान के चलते हैं ऐसा ही कुछ रहेगा तो अच्छा है। ये चैप्टर कॉलेज में हो चुका है? नो सर। नहीं, no sir.
मतलब आपने अपने दिमाग से आंसर दिया, ये सही बात है। नहीं तो कॉलेज में हुआ था ना, तो बहुत सारी चीज पता होती है, बच्चे आंसर देते हैं, अरे ये था सर, ये इसीलिए, क्योंकि आगे का पढ़ के रखा है ना, इसीलिए। नहीं देखो, जहां नैरो रीजन होता है ना, वहां क्या होता है कि जो लिक्विड है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब वो जितने मोटे हैं वही साइज को लेकर निकलने वाले हैं। बट जहां पाइप नैरो होता है, तो वहां क्या होती है, भीड़ जमा होती है ना, गर्दी ज्यादा होती है। तो जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर मॉलिक्यूल्स को फास्ट ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से बहुत बड़ा लॉट, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स पीछे से पुश कर रहे हैं आगे, आगे जाने के लिए। पर आगे जाने का जो दरवाजा है वो छोटा हो चुका है। तो जब दरवाजा छोटा हो चुका है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स वहां पर या तो अपने आप को कॉम्प्रेस करेगा, तो जितने मॉलिक्यूल बड़े रीजन में ऑक्यूपाई हो रहे थे, उतने छोटे रीजन में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। बट मॉलिक्यूल तो खुद को कॉम्प्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब जब मॉलिक्यूल उस पॉइंट से निकल रहा है, या तो उसे वहां से फटाफट निकलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे और भी लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो उसे धक्का देकर आगे भेज रहे हैं। समझा ये? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। सो दिस इज बिकॉज पार्टिकल हैज टू मूव फास्टर। पार्टिकल क्यों क्यों फास्टर मूव करना पड़ता है नैरो रीजन में, ये मैंने आपको बताया। वेयर देर इज, हाँ पाइप भी देख लो, where there is a less space, narrow region में space कम होता है, to accommodate particles behind it, hence it is velocity increases। मतलब जो पार्टिकल, उसके पीछे वाले पार्टिकल्स को भी पहले वहीं पे आना था, उसके बाजू में ही चल रहा था वो। जब देखो एक ही लाइन में अगर बहुत बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा रास्ता होगा ना, तो 6-7 मॉलिक्यूल साथ में चलेंगे। बट जब आगे नैरो हो जाएगा, तो किसी ना किसी को तो बैकफुट पे आना पड़ेगा, तो सम मॉलिक्यूल्स कम्स बिहाइंड, एंड जिससे आगे वाले मॉलिक्यूल्स उस एरिया को ऑक्यूपाई कर सके। बट फिर फास्टर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही मॉलिक्यूल जो एक लाइन में थे, अब वो 2 लाइन में आ चुके हैं, तो उनको फास्ट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पीछे भी और सारे मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं। सो व्हेन अ पार्टिकल एंटर्स अ वाइडर रीजन, इट स्लो डाउन बिकॉज देयर इज अ मोर स्पेस। अब जहां बड़ा रीजन आता है, अभी देखो यहाँ से दरवाजा ओपन किया, यहाँ से दरवाजा ओपन किया, और इधर आपने क्या रखा है, स्पॉट रखा है। तो इन दरवाजे में से जो भी पहले दौड़ेगा, वो जाकर इसको ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ से जो निकल के जाएगा, वो पहले इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो इनमें से और कितने निकल सकते हैं, चलो 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो वो 3 जाकर कोई ना कोई स्पॉट को तो ऑक्यूपाई कर ही लेंगे। तो अभी भी ये स्पॉट बीच में जो खाली स्पॉट बचा है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए और लोग आ सकते हैं। मतलब इसीलिए क्या होगा कि जब ये दरवाजा छोटा होता है ओपनिंग, तो ज्यादा मॉलिक्यूल फास्ट ट्रैवल करते हैं, और जब ये दरवाजा बड़ा हो जाता है, तो ये पूरे दरवाजे को ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए। बिल्कुल उन्होंने वही लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल एंटर अ वाइडर रीजन, इट स्लो डाउन because there is a more space, because a fluid is incompressible, the particle move faster through a narrow region and slow down while moving through a wider region। ठीक है? ये कौन सा एग्जांपल याद आया मुझे, हंसना मत, मतलब मैं हंस रहा हूँ इसीलिए। ट्रेन जहाँ थाने स्टेशन से या दादर स्टेशन से पहली बार आती है ना, खाली ट्रेन, या तो थाने स्टेशन आई है या तो दादर स्टेशन आई है, तो ट्रेन आते आते दरवाजा इतना खुला रहेगा ना, इतनी सारी भीड़ एक साथ घुसती है अंदर। एक बार अंदर एंट्री मारा ना, फिर आदमी आराम से रिलैक्स होकर सीट पे जाता है, क्योंकि वो पहले एंट्री मारा है। तो पहले एंट्री मारा तो सारी सीट खाली है, जाके बाद में कहीं ना कहीं बैठने मिलने वाला है ना। बट एंट्री के टाइम देखो, नैरो ओपनिंग है, रश में सब लोग घुसते हैं। चलो आगे। If the fluid does not move faster in a narrow region, it will be compressed to fit into the narrow region। या तो फास्ट मूव नहीं करेगा, तो उसको कॉम्प्रेस होना पड़ेगा, जिससे वो नैरो एरिया को कवर अप कर सके बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के साथ। सो कंसीडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन इन द फिगर। All the fluid that passes through the tube of flow must pass through any cross section of that cuts the tube of flow। We know that all the fluid is confined in the tube of flow, and fluid can never leave or not leave the tube or enter the tube। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी फ्लूइड आप यहाँ से मूव कर रहे हो, देखो मैं ये रीजन पकड़ रहा हूँ, ये रीजन पकड़ रहा हूँ, यहाँ से जो भी लिक्विड मूव करेगा, वो या तो यहाँ से आगे जाएगा, या तो वो मोशन करते करते यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट होके यहाँ से आगे जाएगा, या तो वो और ज्यादा ऐसे यहाँ से निकलेगा। नेक्स्ट, या तो वो यहाँ से निकलते निकलते ऐसे होकर यहाँ से निकलेगा, जो भी उसका मोशन उसे लगे ठीक। तो और वो यहाँ से निकलते निकलते बहुत सारा वाइब्रेशन करते करते भी वो कहीं से भी निकल सकता है। बट आप कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करो, आप कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करो, चाहे यहाँ कट करो, तो भी आपको मॉलिक्यूल्स बाहर जाता हुआ दिखेगा ही। यहाँ कट करो तो भी आपको मॉलिक्यूल्स बाहर जाता हुआ दिखेगा ही। ठीक है? या कहीं यहाँ पर कट करो, है ना? तो हर जगह पे मॉलिक्यूल्स आपको उस पोजीशन से बाहर निकलता हुआ जरूर दिखेगा।
तो ये चीज को याद रखो कि मॉलिक्यूल्स एंटर हुआ है तो दैट मीन्स उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन इन द फिगर, ऑल द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द ट्यूब, जितने भी फ्लूइड पास हो रहे हैं ट्यूब में से, ऑल द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द ट्यूब ऑफ फ्लो मस्ट पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, उनको पास होना ही पड़ेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, दैट कट्स द ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो को कट करने वाले क्रॉस सेक्शन से पास होना ही पड़ेगा। सो वी नो दैट ऑल द फ्लूइड्स इज कन्फाइंड टू द ट्यूब ऑफ फ्लो, हमें पता है कि जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अंदर आए हैं वो अंदर ही रहने वाले, वो ट्यूब ऑफ फ्लो को छोड़कर बाहर नहीं निकलने वाले, इवन बाहर से कोई लिक्विड एंटर नहीं करने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि यही तो हमारे स्टेडी फ्लो का रूल है, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब, याद है ना सब? Yes, sir. अरे वाह, चलो आगे जाते, तो यहाँ तक काफी चीजें आपको समझ में आई है। अभी आगे, कंसिडर सेक्शन A1 एंड A2 लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, हम तुरंत देखने वाले हैं। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड विद इन द ट्यूब एंड in the section A1 and A2. Therefore, the mass of the fluid within this region is constant over time. मतलब ये ट्यूब में ना तो नया मॉलिक्यूल पैदा होगा ना तो पुराना मॉलिक्यूल्स की डेड होगी, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स पहले से थे उतने ही रहने वाले। इसका मतलब यहाँ पर मास कांस्टेंट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मास तो चेंज होने वाला नहीं है। A1 A2 क्या है? दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और A और B क्या है? वही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे दो पॉइंट है, देख लो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, ये A1 नाम दिया है और उस पे एक पॉइंट है A1 A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको A2 नाम दिया है, पर इधर जो पॉइंट है वो है B, ठीक है। तो A and B आर द टू पॉइंट्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। चलो आगे जाते हैं। Let the speed of the fluid which crosses this section EFGH at point A in time interval delta T be V1. Just a second. आगे, let the speed of the fluid which crosses the section EFGH at point A in time interval delta T be V1. जो फ्लूइड EFGH क्रॉस सेक्शन, डायग्राम देख लो फिर से, EFGH दिखा आपको? EFGH हाँ दिखा। तो ये जो EFGH एरिया है ना, उतना एरिया क्रॉस करने के लिए लिक्विड को कितना टाइम लगा? डेल्टा टी, कितनी वेलोसिटी के साथ? V1। EFGH क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट वो एरिया क्या है? एक पैच है, ऐसा एक पैच है ऐसा। मॉलिक्यूल्स को कैसे ट्रैवल करना है? मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करना है यहां से यहां तक, मतलब एग्जैक्टली उसको इतना डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है, उसको ये पूरे पैच में घूमना नहीं है, वो गार्डन में नहीं आया है, वो ट्यूब में से फ्लो होने के लिए आया है, मतलब वो ट्यूब में एंटर करेगा और कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा। तो एग्जैक्टली उसको क्या डिस्टेंस क्रॉस करना है? H और G। H और G क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? V1, टाइम क्या है? dt। ये कुछ समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस इक्वल टू V1 इंटू डेल्टा टी होगा, ये डिस्टेंस हुआ। चलो अभी आगे देखो, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट ये उतना ही है क्योंकि हमने सेम पाइप लिया है, उतना ही एरिया लिया है। तो ये A2 है, ये भी A2 है, और ये डिस्टेंस है। तो ये टोटल क्या हो गया? ये टोटल क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 सॉरी मैंने A2 लिखा हो तो आई एम सॉरी, A1 एरिया 1 into distance, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। ओके, तो ये वॉल्यूम हो गया, याद रखना ये सारी चीजें। So let the speed of the fluid which crosses the section EFGH at point A in time interval delta T be V1. Thus the volume of a fluid entering the tube through the cross sectional area at point A is, ये जो वॉल्यूम वर्ड लिखा है ना वो गलत लिखा है, ये वॉल्यूम वर्ड गलत है, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? वॉल्यूम हटाकर मास लिखो वहां पर, मास। आपकी बुक अगर ओरिजिनल आपके पास है हार्ड कॉपी तो वॉल्यूम कट करके मास लिखो, गलत है वो। Thus the mass of the fluid entering the tube, अभी देखो, mass of the fluid entering the tube through the cross sectional area at point A is rho into A1 into V1 into delta T। ये सब क्या है भाई? ये है
mass equal to density into volume. Density is rho and volume, अभी मैंने आपको बताया volume is area into length of the column. Length of the column is V1 into delta T, है ना? तो रो A1 V1 डेल्टा T ये सब मिलाकर क्या हुआ? रो इंटू V, और रो और V क्या है? मास है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम वर्ड लिखा है वो मास होना चाहिए। मेरे साथ हो आप लोग? पीछे छूट गए? Yes, sir. साथ में हो, अच्छा। So thus the volume of a fluid entering the tube through the cross sectional area at A, volume गलत है, mass है। Thus the mass of the fluid entering the tube through the cross sectional area at point A is rho A1 V1 delta T. Similarly, let the speed of the fluid be V2 at point B. Same concept हम B point पे लगाते, देख लेते B point का क्या condition है। B point पे है हमारा एक और cross sectional area A2, उधर जो हमने रेक्टेंगल लिया वो क्या है? PQRS, PQRS रेक्टेंगल लिया है, उसमें से भी S से लेकर R तक मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करना है। S से R कितना डिस्टेंस होगा? अगेन डिस्टेंस D होगा, विच इज इक्वल टू V2 इंटू डेल्टा टी, लिखा हुआ है वहां पर SR डिस्टेंस V2 इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम कितना हुआ? A2 V2 डेल्टा टी, ये वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी ऐड होगा तो क्या होगा? रो A2 V2 डेल्टा टी। ओके, तो आगे देखो। सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट बी V2 एट पॉइंट B. The fluid crosses the section PQRS of area A1 in time interval delta T. Thus, the mass of the fluid leaving the tube, जितना mass enter हुआ था, उतना ही mass leaving through the tube through the cross sectional area B is rho A2 V2 delta T. ठीक है, तो जितना mass enter हुआ उतना mass निकला। मास कांस्टेंट है ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एज अ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट पॉइंट ए is same as the mass of the fluid leaving the tube at point B. So mass of the fluid in section EFGH equal to mass of the fluid in section PQRS. तो rho A1 V1 delta T equal to rho A2 V2 delta T. दोनों मास कंपेयर हुए, दोनों की डेंसिटी सेम है, सेम लिक्विड है, कैंसल। दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, डेल्टा टी कैंसल। A1 V1 equal to A2 V2. A1 V1 equal to A2 V2 equal to AV equal to constant. What is A? Area of cross section. What is V? Velocity of molecule. A into V क्या होगा? पहली बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग A और V को, एरिया को वॉल्यूम के साथ पहली बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में एरिया यूज किया था, कभी उसको मल्टीप्लाई नहीं किया उसके साथ। आज पहली बार एरिया वॉल्यूम बाजू बाजू में आए। सोचो एरिया वॉल्यूम बाजू बाजू में आए तो क्या हुआ होगा? वो क्या होता होगा? एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होता होगा? मैं आपको बताता हूँ। एरिया वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, मैं dt लिख रहा हूँ, ये सब मिलाकर क्या होने वाला है? सॉरी, एरिया और वॉल्यूम लिया। आई एम सॉरी, पीछे के 1 मिनट आप भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं सुना। अब नई 1 मिनट सुनो। A1 V1 equal to A2 V2 और AV equal to constant. What is A? Area. What is V? Velocity. What is A? Area. What is V? Velocity. ठीक है, that means AV ये पहली बार हमारे सामने आया है जब हम एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले कभी हमने एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ओके, इवन हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के टाइम भी एरिया का कभी यूज नहीं करते। तो आगे देखो, अब AV क्या होगा फिर? तो मैं लिख के दिखाता हूँ। AV A इंटू V इंटू डेल्टा टी या dt क्या होता है? ये क्या है? वॉल्यूम। आपको पता है ना, V इंटू dt क्या होता है? लेंथ। लेंथ इंटू एरिया क्या होगा? वॉल्यूम। तो अगर आप dt को सामने भेजो तो AV क्या हो जाएगा? AV इक्वल टू dV अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ d नहीं था, मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इधर dt है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए dV अपॉन dt। तो AV क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? dV अपॉन dt। व्हाट इज dV? व्हाट इज dV? चेंज इन volume. change in volume with respect to time, called as a rate of called as a rate of change of volume. Change in volume with respect to time is called as a rate of change of volume. With respect to time है ना, तो rate of change of volume। पहली बार नए नए वर्ड्स आ रहे। A into V equal to AV equal to constant. AV is a volume rate of flow of a fluid. AV is a volume rate of flow of a fluid. So AV equal to dV by dt. The quantity dV upon dt is the volume of a fluid
per unit time passing through any cross section of the tube of flow. The quantity dV upon dt is a volume of a fluid per unit time passing through any cross sections of the tube of flow. It is called as a volume flux. It is called as a volume flux. Similarly, rho अगर ऐड हो गया, rho dV upon dt equal to dm upon dt होगा, dm upon dt, and it is called as a mass flux. आपने इससे पहले क्या क्या फ्लक्स सुना था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वाटर फ्लक्स शायद ना सुना हो तो। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स तो सुना था, आज आपने वॉल्यूम फ्लक्स सुना, मास फ्लक्स सुना। चलो आगे जाते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2.40 कौन सा इक्वेशन है? नीचे वाला, a into v equal to constant area into velocity is called as a equation of continuity in a fluid dynamics. ये इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। द कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट द volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the flow. तो एरिया इनटू वेलोसिटी, ये फ्लूइड का अगर इनकॉम्प्रेसिबल रहा तो ये पूरे ट्यूब में, ये स्टेडी फ्लो में ये सेम रहेगा थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, अब डू यू नो में आपके नॉलेज के लिए तो आप पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां पर दिया है जो पहली बार आपको सुनने में आया होगा। तो यहां तक आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन समझा? मैं टॉपिक डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो अकेला नहीं, इसके बाद अभी आने वाला है बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस इक्वेशन। कुछ चीजें नई आपके लिए, पहली बार है, नाम शायद बचपन में सुना होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलिस प्रिंसिपल या फिर टॉरिसिली, ये सारे वर्ड अगर सुने नहीं होंगे तो अभी सुन रहे हो। बट ये चीजें बड़े बड़े लेवल पे डिफिकल्ट होती जाती है, तो आपको उसके बेस को सीखना है, समझना है ये क्या बताना चाहते हैं। अभी हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा, थोड़ा वियर्ड था, बट इक्वेशंस में पहली बार एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे यूनिक लगा ये, क्योंकि हमने प्रेशर, फोर्स, ये सब बहुत बार किया है, बट वेलोसिटी को पहली बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बना रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। चलो बर्नौलिस पे आते हैं। बर्नौलिस इक्वेशन सीखने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन है। हाउ डज एन एरोप्लेन टेक ऑफ? एनी आइडिया एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है? क्या आपने कोई रेसर कार को या बर्ड्स को देखा है? सबका कोई स्पेशल शेप होता है बर्ड्स का या रेसर कार का। Yes, sir. Bicon कैसे? सर बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव, हाँ बराबर, ऐसे ही कुछ होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और बाजू में से कोई हैवी व्हीकल फास्ट ओवरटेक करके आपका निकल गया, तो आपको साइड प्रेशर फील होता है, मतलब साइडवे जर्क Yes, फील होता sir. है ना? Yes, sir. Why does dust get deposited only on the sides of the blade of the fan? ब्लेड ऑफ द फैन का साइड में डस्ट चिपकता है, बीच में क्यों नहीं? एंड क्यों हेलमेट का ऐसा स्पेसिफिक शेप होता है? हाँ, सिर है वैसा इसलिए हेलमेट वैसा है, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा स्पेसिफिक शेप क्यों? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके ऊपर बर्नौलिस इक्वेशंस अप्लाइड होता है। पहले बर्नौलिस इक्वेशन या बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या, वो देख लेते हैं। On observing a river, we notice that the speed of the water decreases in wider region, whereas the speed of water increases in the region where the river is narrow. जहाँ रिवर नैरो हो जाएगी वहां पानी ज्यादा फ्लो से बहता है, और जहां वाइड हो जाएगी वहां स्लो से, ये तो हमें पता है। फ्रॉम दिस वी माइट थिंक दैट द, तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि प्रेशर नैरो रीजन में मोर है एज कंपेयर टू वाइडर रीजन। वाइडर रीजन में प्रेशर का कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बहुत लंबा वाइड रीजन है ना, तो पीछे से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो एक लाइन में आने के लिए भी टाइम लगेगा, तो वहां प्रेशर कुछ है ही नहीं। बट नैरो रीजन में से जल्दी से पानी को आगे निकलना है, तो स्पीड भी बढ़ेगी प्लस वहां प्रेशर भी हाई फील होगा, ऐसा हमें लगता है। वी माइट थिंक बोला है, इट इज नॉट रियल। हाउएवर द रियल फैक्ट इज प्रेशर विद इन द फ्लूइड इन द नैरोअर पार्ट इज लेस, while that in the wider part is more, जबकि उल्टा है, वाइडर पार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नैरो पार्ट। वाइडर पार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नैरो पार्ट। अब आप ही सोचो, आप सिद्धिविनायक मंदिर के लाइन में एंट्री मार रहे हो, पर वो लाइन शुरू कहां से हो रही है? अगर वो एक के पीछे एक वाले लाइन होती ना, सेफ होती, एक एक जन आगे जा रहा है। बट कभी आप लाल बागचा राजा के लिए जाओ,
एक साथ भीड़ को छोड़ा जाता है एक वाइड एरिया में, है ना, और वो वाइड एरिया अगर पूरा भरा हुआ होगा, ऐसा ये वाइड एरिया है, ठीक है, ये भरा हुआ है, इसमें इतने सारे लोग एक साथ खड़े, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे इतने सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं ऐसे, और ये पूरा भरा हुआ है, कितना एकदम भीड़ होगा। आप यहाँ ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, या फिर यही रीजन आगे जाके जब नैरो सिंगल लाइन में कन्वर्ट होगी तब यहाँ जो लोग खड़े रहेंगे 1 2 1 2 1 2, यहाँ ज्यादा फील करोगे प्रेशर। भीड़ वाली जगह पे। जहाँ पे बल्क लोग हैं, हाँ। बल्कि लोग है वहां प्रेशर ज्यादा फील करोगे ना, गर्मी, स्वेटिंग, चिपचिपापन, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम। इधर थोड़ा वाइड एरिया मिल जाए, मतलब नैरो रीजन नैरो है बट प्रेशर कम है, बिल्कुल यही काम यहाँ पर होता है। अगर आपको लगता है कि नैरो रीजन में प्रेशर ज्यादा होगा तो गलत है, तो उन्होंने वो क्लियर किया। ये साइंटिस्ट ने भी वही सोचा था, Swiss scientist Daniel Bernoulli, while experimenting with the fluid inside the pipe, lead to the discovery of the concept mentioned above. He observed in his experiment that the speed of a fluid in a narrow region increases, but the internal pressure of the fluid in the same region decreases. And this is the Bernoulli's principle. याद रखना, speed of the fluid in a narrow region increases, but the internal pressure of the same fluid in the same narrow region decreases. And this is phenomenon of Bernoulli's principle. चलो अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये सही है कि नहीं। मतलब ये इक्वेशन प्रूफ नहीं करना है, एक्चुअली इक्वेशन बनाना है, प्रूफ तो छोड़ो, इक्वेशन है ही नहीं हमारे पास, इसको बनाना है पहले। तो आप देखो क्या दिख रहा है आपको, फ्लो ऑफ पाइप दिख रहा है। फ्लो ऑफ पाइप में ना ये जो गोल गोल इतने सारे किए ना, वो डिजाइन थोड़ा सा आप पहले स्टडी कर लो। ये आपका पाइप है, ओके, ये पाइप का नैरो रीजन क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इधर नैरोअर है, सॉरी ऊपर नैरोअर A2 है ना, हाँ, नीचे वाइड है A1, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और रीजन बना दिया है जिससे वो वॉल्यूम दिखा सके, इधर एक और रीजन बना दिया जिससे वॉल्यूम दिखा सके, जैसे ऊपर दिखाया था EFGH PQRS, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जो डिस्टेंस कवर करना है उनको, वो डिस्टेंस कहाँ कवर करना है, यहाँ पर। ये डिस्टेंस उन्होंने D1 लिया है, ये D2 लिया है, मे बी सेम हो सकता है, मे बी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ से जो लिक्विड ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर V2 है, ठीक है। एरिया पता चल गया आपको, डिस्टेंस पता चल गया कितना लिक्विड को क्रॉस करना है, वेलोसिटी पता चल गई। अब आप नामकरण कर सकते हो, देखो यहाँ पर PQ लिखा है, उधर क्या लिखा है, RS लिखा है, वो जो लेंथ है उसको। यहाँ पर लिक्विड एंटर कर रहा है तो उसका प्रेशर P1 होगा, वहां लिक्विड लीव हो रहा है तो वहां प्रेशर P2 होगा। बट देखो प्रेशर का डायरेक्शन कैसा दिखाया है, प्रेशर का डायरेक्शन दिखाया है ऐसे, इसका ये मतलब है कि प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, और यहाँ इधर ऐसा डायरेक्शन, इसका मतलब प्रेशर नीचे से ऊपर जा रहा है। मे बी शायद आप सोचो तो हो भी सकता है P1 P2 यहाँ से अंदर दिखा रहे, उधर से ऐसे दिखा रहे, ऐसा हो सकता है। या तो जस्ट ये एक कहाँ P1 है कहाँ A1 है ये दिखाने वाला एरो है, ये सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, टॉपिक कवर होते होते आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये पाइप का जो सरफेस है जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया, वो अर्थ सरफेस से H1 हाइट पे है, ज्यादा नहीं है, ये काफी ऊपर है H2 हाइट पे। तो क्या हाइट का भी रोल होगा, डेफिनेटली होगा, तो लिक्विड नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, पाइप आपको दिखेगा नीचे मोटा है ऊपर पतला है, तो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स ग्रेविटी भी असर करेगी, मे बी हाइट का मैटर होगा। हाइट और ग्रेविटी आ रही, कहीं ना कहीं मास ऑफ फ्लूइड भी दिखेगा हमें, तो आगे जाकर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी दिखेगी, समझ रहे हो ना। डायग्राम के थ्रू काफी चीजें ओपन हो रही है। यस आगे जाते हैं। 36 के 36 लोग बैठना, सुनना, समझना, कहीं पे भी किसी एक को भी लगे ना कि नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना, बताओ ना बताओ बात की बात है, पहले पूछो तो सही। चलो, बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट। बर्नौली इक्वेशन क्या करता है, स्पीड ऑफ अ फ्लूइड को रिलेट करता है किसी भी पॉइंट पे, किसके साथ, प्रेशर के साथ एट दैट पॉइंट, एंड हाइट के साथ, जिस लेवल पे लिक्विड है उसके साथ। मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल वेलोसिटी, प्रेशर और हाइट का मिक्स करने वाला एक इक्वेशन बनने वाला है, प्रेशर, हाइट एंड वेलोसिटी को मिक्स करने वाला एक इक्वेशन बनने वाला है। ये इक्वेशन में हम क्या यूज करने वाले, वर्क एनर्जी थियरम। यू नो वर्क एनर्जी थियरम सुना हुआ है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
नहीं, फिजिक्स में है लेकिन। फिजिक्स, हाँ फिजिक्स में ही है, फिजिक्स में ही है। भूतकाल में इसमें सुना फॉर है। अ फ्लूइड लिखा है ना, तो वो पता। कहाँ पर आदि? तो इसमें हुआ क्या नहीं, सिर्फ फॉर अ फ्लूइड पता नहीं, बट था वो हम लोग को। चलो कोई बात नहीं। आदि का एक प्लस पॉइंट ये है ना कि उसको पता हो या ना पता हो बोलता है, और बोलता है मतलब वो एक्सप्रेस कर लेता है अपने आप को कि मुझे ये पता है या तो नहीं पता, ये सुना हुआ है, ये नहीं सुना हुआ है, ये बेटर पड़ता है। इससे ना जानकारी मिलती है कि कितना नॉलेज है पर्सन के पास। ये पीछे जो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे ना, बोलते नहीं तो समझ में नहीं आता। अरे वो कोई कोई तो लोग इतने शाणे ना, सब पढ़ के बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे सिर्फ मेरा नॉलेज चेक कर रहे हैं कि सर को कितना आता है, ये सब तो हम लोग को बहुत पहले से पता है। और वो लोग इसलिए बोलते नहीं है, मेरे को अच्छा है नहीं बोल रहे वो लोग, अदरवाइज वो मेरे को समझ रहे हो ना, हाँ वैसा कर लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पढ़ा है, सर सिखाओ बस, सर कंटिन्यू, सर रुको मत, कंटिन्यू। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थियरम है ना, वर्क एनर्जी थियरम मैं आपको बताऊं, मैंने ही सिखाया था आपको चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 11th स्टैंडर्ड का मोशन, क्या था, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, याद है कुछ? Yes, sir. हाँ, Yes. तो वर्क एनर्जी थियरम, हाँ थोड़े जन जाग रहे हैं, तो जानकारी रख रहे हैं, चलो अच्छा है, मेरे को भूलना मत लास्ट तक। तो वर्क एनर्जी थियरम के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको पीछे से पुश किया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट होगा। जो पुश हमने दिया वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगर वो कोई पार्टिकल एकदम कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बट जब हम उसको पुश देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, वेलोसिटी v1 से v2 हो जाएगी, तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स which is nothing but work done. So work done is proportional to increase in kinetic energy. This is called as a work energy principle या work energy theorem. तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ थियरम हम यहाँ यूज करने वाले हैं. It is the application of work energy theorem for the fluid to flow. While deriving Bernoulli's equation, we will prove that the net work done on the fluid element by the pressure of the surrounding fluid is equal to the sum of the change in its kinetic energy and change in its gravitational potential energy. Oh, मतलब हम यहाँ पर दो चीज एक साथ लेने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट तो ले ही रहे हैं, बट एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक नहीं ले रहे, पोटेंशियल को भी गिन रहे हैं। तो हमने पहले ही बोला था हाइट आ रही है मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो अपना दबदबा दिखाएगा, अपना अपना इंपॉर्टेंस दिखाएगा कि मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं, मेरे को भूलना मत। While deriving Bernoulli's equation, we will prove that the net work done on the fluid, कौन वर्क डन कर रहा है अब तक हमें नहीं पता, मे बी फ्लूइड के ऊपर वर्क डन करता हो, पीछे से जो मूव कर रहा है लिक्विड वो आगे वाले लिक्विड को प्रेशराइज करता हो सकता है ऐसा। इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, द नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, मे बी बाय द फ्लूइड भी हो सकता है, ऑन द फ्लूइड एलिमेंट बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। देखो लिख लिया उन्होंने, कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स सीधे साधे हैं, कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स दबंग है, वो आगे सीधे साधे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, और ड्यूरिंग प्रेशराइजेशन वो उनके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। सो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड एलिमेंट बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to the sum of the change in kinetic energy and the change in potential energy. Okay, आगे equation figure 3.24 shows flow of an ideal fluid through a tube of varying cross section and height. तो आपको डायग्राम में दिखा अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग हाइट है, डायग्राम क्लियर था आपको। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड दैट लाइज बिटवीन क्रॉस सेक्शन पी एंड आर। देख लेते हैं नाम पी और आर कहाँ लिखा है। यस, पहला क्रॉस सेक्शन जो बॉटम में है वो पी है, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन आर है, तो वो दो पॉइंट है पी एंड आर। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड दैट लाइज between cross section P and R, let V1 and V2 be the speed of fluid at the lower end P and the upper end R respectively. A1, A2 be the cross sectional area of the fluid at the lower end P and upper end R respectively. P1 and P2 be the pressure of the fluid at the lower end P and upper end R respectively. D1 and D2 be the distance traveled by the fluid at the lower end P and upper end R during the time interval delta T with the velocity V1, V2 respectively. ये सब समझा? Yes, sir.
इजी है ना ये सब। हाँ, तो V1 V2 वेलोसिटी है, A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, P1 P2 दो पॉइंट पे प्रेशर है, D1 D2 कितना लिक्विड ट्रैवल करने वाला है P पॉइंट से थोड़ा ऊपर इन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा T विद वेलोसिटी V1 के साथ, और इन इंटरवल ऑफ डेल्टा T V2 वेलोसिटी के साथ अपर पॉइंट पे। ये दोनों D1 D2 है। नाउ P1 A1 क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स। सो P1 A1 एंड P2 A2 बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ बीच में घुस रहा है? देखो क्यों घुस रहा है। P1 A1 equal to P2 A2, maybe P1 A1 and P2 A2 be the forces acting on the equation of continuity, that is equation number 2.40. The volume dV of the fluid passing through any cross section during time interval delta T is same. मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक पॉइंट से एंटर होगा, दूसरे पॉइंट से बाहर निकलेगा। ये तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट था ना। मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एंड मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग द ट्यूब आर सेम। तो मास अगर सेम है तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम सेम होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं बोल रहे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में तो बहुत सारे इक्वेशन आए थे, देखना है 2.40 इक्वेशन देखो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है। उसके ऊपर इक्वेशन देखो, रो A1 V1 डेल्टा T इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा T है। अब V1 डेल्टा T और V2 डेल्टा T क्या बनेगा? D1 D2 बनेगा। रो तो रहेगा ही, रो तो रहेगा ही, A1 भी रहेगा। V1 डेल्टा T क्या बनेगा? D1। उधर V2 डेल्टा T क्या बनेगा? D2। रो A2 D2। ठीक है, रो अगर सेम लिक्विड है कैंसिल हो गया, क्या आया? A1 D1 इक्वल टू A2 D2। मतलब उन्होंने कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया इधर, और उसी कॉन्सेप्ट से ये बनाया। समझा कि नहीं? सर सिर्फ वेलोसिटी के जगह डिस्टेंस लिया है ना? नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम बेटा, हाँ हाँ वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, ये दोनों साथ में है ना, अकेले वेलोसिटी की जगह पे नहीं लिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम को डिस्टेंस ले लिया, तो A1 D1 इक्वल टू A2 D2 आया। वही कंटिन्यूटी इक्वेशन उन्होंने यहाँ यूज किया है, ये रहा। तो देखो वैसे भी एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और D यहाँ पर हाइट था, मतलब ये मिलाकर सिलेंडर का वॉल्यूम बना रहे। तो वॉल्यूम इक्वल टू A1 D1 इक्वल टू A2 D2। तो ये भी तो हम ले सकते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। आगे there is a no internal friction in the fluid as the fluid is ideal। ये बात मान के चलो कि अंदर कोई विस्कस नहीं, विस्कोसिटी नहीं है, तो विस्कस फ्लूइड या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसके आगे इन प्रैक्टिस ऑल्सो फॉर अ फ्लूइड लाइक अ वाटर द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू विस्कस फोर्स इज नेग्लिजिबल। इवन अगर प्रैक्टिकल लिक्विड भी लेते हो लाइक वाटर, तो भी उसके अंदर विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल समझो। इसके अलावा ग्रेविटी के इम्पैक्ट को भी नेगेटिव समझो। देयर इज अ नो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ये थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में मत रखो। सो उन्होंने क्या बोला है? सो द ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी छोड़कर जो फोर्स बचा है, दैट डज वर्क ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, वो सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट पे वर्क करेंगे, इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। सराउंडिंग फ्लूइड ये फ्लूइड के ऊपर जो मोशन कर रहे हैं उसको प्रेशराइज करेंगे, और वो सिर्फ वर्क डन करने वाले। दो चीज वर्क डन नहीं करेगी, इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, वो दोनों की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों को छोड़ दो। तो जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से फ्लूइड एलिमेंट पे हो रहा है। फ्लूइड एलिमेंट मतलब कम मॉलिक्यूल्स, जो प्रैक्टिकली हम स्टडी कर रहे हैं, इसको सिस्टम बोल सकते हो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। एंड प्रेशर ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड, वो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो वर्क डन हुआ। देयरफॉर द नेट वर्क W done on the element by the surrounding fluid during the flow from P to R is W is equal to P1 A1 D1 minus P2 A2 D2। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मानते हो? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो लिक्विड मोशन कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो पहले जहां एंट्री हो रही है लिक्विड की,
वहां प्रेशर कितना है P1, वहां एरिया कितना है A1, P1 A1 क्या हो गया फोर्स, एंटरिंग फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है लिक्विड का D1, तो P1 A1 D1 क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क डन हुआ एंट्री के टाइम, एग्जिट के टाइम क्या हुआ P2 A2 D2 हो गया। ठीक है, एंट्री और एग्जिट का डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि हम लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जहां एंटर करेगा वो पहला टर्म आएगा, जहां एग्जिट करेगा वहां दूसरा टर्म आएगा। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो वर्क डन लिक्विड को फ्लो करने के लिए लगने वाला है, पीछे जो लिक्विड है वो लोग वर्क डन कर रहे हैं, तो पहला आएगा P1 A1 D1, दूसरा आएगा P2 A2 D2। अब इसके बाद का पैराग्राफ मत पढ़ो, कंफ्यूजन होगा, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके बाद वाले पैराग्राफ पे छोड़कर नीचे आते हैं। W इज इक्वल टू P1 A1 D1 क्या होता है, अरे वो तो dV होता है, A1 D1 एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम dV, ऊपर भी A2 इंटू D2 कितना हुआ dV, तो वो तो हट ही गया, तो W इज इक्वल टू P1 इंटू dV माइनस P2 इंटू dV। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है, आपको पता था इससे पहले? आपको ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. क्या है? PV Yes, equals to nRT. TV is equal to nRT and P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is gas constant, T is a temperature। PV equal to RT भी होता है अगर N equal to 1 हो गया तो, और अगर R constant है तो PV proportional to T होता है, ये भी पता है ना आपको? Yes. Yes. और टेम्परेचर और एनर्जी में रिलेशन है, टेम्परेचर और एनर्जी में रिलेशन है, तो अगर टेम्परेचर एनर्जी शो करता है इसका मतलब पीवी एनर्जी हो गया, अगर टेम्परेचर अकेला एनर्जी शो करता है, रिलेट करता है एनर्जी के साथ, इसका मतलब पीवी एनर्जी हुआ, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होता है, और वही प्रेशर इनटू एनर्जी, एनर्जी वर्क डन भी होता है, तो इसलिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन हुआ। देखो कहाँ हम लोग थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर वॉल्यूम को एनर्जी दिखा रहे हैं, कहाँ हम मैकेनिक्स में प्रेशर वॉल्यूम को वर्क डन दिखा रहे हैं, और कल उठ के हम वर्क डन और एनर्जी को इक्वल खड़ा करते हैं, दोनों सेम है। मतलब कहीं ना कहीं फिजिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आपको एक चीज में एक इक्वेशन देख रहे हो, दूसरे में दूसरा, तो आप ये मत सोचो कि उधर का इक्वेशन उधर ही रहेगा, नहीं, वो इधर भी आ सकता है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट वर्क डन, P1 इंटू dV माइनस P2 इंटू dV माइनस करके इक्वल टू वर्क डन, सो P1 माइनस P2 इंटू dV इक्वल टू वर्क डन। एज अ वर्क W इज ड्यू टू द फोर्स अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये जो वर्क डन है वो किसकी वजह से नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं है एंड फ्रिक्शन की वजह से नहीं है, तो ये वर्क डन किसकी वजह से है, स्टिल ये वर्क डन जो आ रहा है इज इक्वल टू द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, क्योंकि हम मैकेनिकल फिजिक्स सीख रहे हैं, तो this work done changes the total amount of mechanical energy, and what is mechanical energy, it is kinetic plus potential, it is kinetic plus potential is called as a total energy। ठीक है, so this work done changes the kinetic energy as well as potential energy of a fluid associated, मतलब ये एनर्जी फ्लूइड के साथ एसोसिएटेड है, उसको चेंज कर रहा है ये वर्क डन। अभी हमने वर्क डन ढूंढ लिया, अब हमारा टास्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी को ढूंढो जो चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढो जो चेंज हो रही है, और उसको वर्क डन के साथ जोड़ो, हमारा बर्नौलिस प्रिंसिपल तैयार। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जो वर्क डन हो रहा था वो ढूंढ लिया लिक्विड के थ्रू, लिक्विड के ऊपर। अब हमारा काम है काइनेटिक एनर्जी कितनी बदली, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदली, कम हुई या ज्यादा हुई, वो सब ढूंढो और उसके साथ इक्वेट कर दो। आगे का टास्क देखो, W is equal to delta KV plus delta PV, this W is work done which is done by the surrounding molecules on a sample molecules या fluid elements, which changes the kinetic energy as well as potential energy. So the mechanical energy of the fluid between section Q and R does not change, मतलब जो कुछ भी चेंज हो रहा है बट अंदर टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन द सेम इन अ सिस्टम। आपको याद है मैंने फर्स्ट लेसन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखाया था सिंस 1990 में, है ना? Yes, sir. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने आपको एक टॉप सीक्रेट बताया था कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन इज कांस्टेंट। Yes, sir. So kinetic energy changes by potential and potential changes by kinetic, मतलब इंटर कन्वर्जन हो रहा है,
ऊपर टॉप पोजीशन पे क्या ज्यादा था, याद करो 1990s में हमने क्या सीखा था, टॉप पोजीशन पे क्या ज्यादा था। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो पोटेंशियल ज्यादा थी, काइनेटिक कम थी। पार्टिकल जब नीचे गिर के एकदम नीचे आया ना, तो काइनेटिक बढ़ गई, पोटेंशियल कम हुआ, बट स्टिल द टोटल रिमेन द सेम। सेम वे यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड रिमेन द सेम फ्रॉम सेक्शन Q to R, मे बी लिक्विड फ्लो फ्रॉम P to R और Q to R, या A to B या Q to B, ऐसे कहीं से भी लिक्विड कहीं पे भी फ्लो हो, उसके अंदर की टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं करते या ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करते। हम यहाँ ग्रेविटी हटा रहे हैं, फ्रिक्शन हटा रहे, एक्सटर्नल एनर्जी हटा रहे, सो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन द सेम बिटवीन द सेक्शन। अभी उन्होंने सेक्शन QR बोला है, तो देख लेते QR कहाँ है। ये रहा Q, ये रहा R। तो Q से R क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। Q इधर है, देखो इधर इधर, Q यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो Q से R जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके अंदर की मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल बदलेगी नहीं। नेक्स्ट, एज अ बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, जब टाइम इंटरवल स्टार्ट हुआ था dt, एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल द मास एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन P and Q इज। इस बात को समझना, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बना रहे हैं, उसके बाद पोटेंशियल पे जाएंगे, फिर पूरा इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। तो ये मैं चीज क्या दिखा रहा हूँ कि जब हम टाइम इंटरवल स्टार्ट कर रहे थे ना, तो इंटरवल जब स्टार्ट किया तो कुछ मास ऑफ लिक्विड एंटर हुआ, और जो मास ऑफ लिक्विड एंटर हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर हुआ था। वो कहां पर, P और Q सेक्शन के अंदर। ठीक है, PQ सेक्शन समझ में आया ना किधर है, एक बार देख लो, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए। PQ सेक्शन वो है जहां P लिक्विड में एंट्री हो रहा है, Q वहां तक लिक्विड जमा हो रहा है। P और Q सेक्शन एक वॉल्यूम है जिसके अंदर मास ऑफ लिक्विड जमा हुआ है, और P से Q ट्रैवल करने के टाइम V1 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल्ड हुआ है। सेम ऐसा हम R2S भी लेने वाले हैं, सेम ऐसा हम R2S भी लेने वाले हैं। R मतलब एंट्री, S मतलब एग्जिट, वहां पर जितना अमाउंट ऑफ मास नीचे था उतना ही सेम है, और जितना नीचे D1 है उतना D2 सेम नहीं है, क्योंकि पाइप छोटा हो रहा है तो D2 बड़ा होगा, D1 छोटा होगा। मे बी वेलोसिटी V1 V2 अलग अलग होगी, बट वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है, मास इनटू वो जो वॉल्यूम है वो। तो यहाँ पर क्या बता रहे बोलो, एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल dt द मास एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन P and Q इज। मास के लिए क्या लेंगे, मास इज रो इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज V। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिया, एरिया इनटू लेंथ, तो A1 D1। तो रो A1 D1 इज अ मास, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की जगह पे क्या लेंगे, अब भी बताया, रो A1 D1 एंड V स्क्वायर, यानी V1 स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, हाफ रो A1 D1 V1 स्क्वायर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, जब टाइम इंटरवल खत्म हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन सेक्शन R and S, जब टाइम इंटरवल खत्म हुआ तो जो लिक्विड फ्लो होकर बाहर निकला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड बिटवीन सेक्शन R and S इज, तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, मास तो उतना ही रहने वाला है, इसलिए वो लोग फिर से मास के बारे में नहीं बोलेंगे, बोला तो भी आप ले सकते हो, मास क्या लोगे, रो A2 D2, और काइनेटिक एनर्जी क्या लोगे, हाफ रो A2 D2 V2 स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। यस Yes, sir. वो लास्ट बेंच ठीक है। वालों को समझ रहा है ना, पीछे वाले बच्चों को, पीछे वाले बच्चे रे, वो जो नीचे नंबर में नीचे है ना, थोड़े थोड़े नीचे है। श्रावणी के Yes, बाद, sir. हाँ समझ रहा है, चलो अच्छा है। सौरभ है, तन्वी है, उस्मान है, वैष्णवी है, वरड है, यश है, ये पीछे वाले बच्चे हैं ना, लास्ट बेंच पे बैठे हैं। सर वो तो अल्फाबेटिकली नाम आता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है क्या। हाँ सर। मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है आप लोगों का। नो सर। सर हम I लोग thought- फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, आपको पता है ना, ऑफलाइन लेक्चर में। नहीं, पर मैं बोला शायद बाद में जगह चेंज की हो, तो क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ तो स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो ये 4-5 बच्चे नीचे दिखते हैं मुझे। सर वो यश, नेम वाइज होता है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके ठीक है, तो फिर उनको लास्ट बेंच बोलना मुश्किल है, गलत है ये। और ये जुड़वा बहनों को समझ में आ रहा है, रितिका रुतिका को।
हाँ, उनको भी समझ रहा है। चलो, सो हमने एक मास निकाला जिसका फॉर्मूला सेम है, काइनेटिक एनर्जी निकाला स्टार्ट पे एंड पे, therefore the net change in the kinetic energy, delta kinetic energy during time interval dt, change in kinetic energy is final minus initial, क्योंकि जो लिक्विड एंट्री कर रहा था उसकी वेलोसिटी कम थी, जो एग्जिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि मास सेम है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ रो a2 d2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो a1 d1 v1 स्क्वायर, कॉमन क्या है, हाफ रो a1 d1 क्या है dv, a2 d2 क्या है dv, तो हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dv v1 स्क्वायर, अभी कॉमन क्या निकला, हाफ रो dv, सब कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या कम हुई, पता नहीं है, बोलना मत हाँ या ना, बढ़िया ऐसा बोलना मत, गलत होगा, जो भी बोलोगे गलत आंसर बोलोगे, सिर्फ सोचो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या कम हुई, पता नहीं, ये अच्छा आंसर है। आगे, also at the beginning of the time interval dt, the gravitational potential energy of the mass m between p and q is mgh1, जब लिक्विड एंट्री कर रहा था तो लिक्विड का मास m था, एट दैट मोमेंट उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी थी, mgh1, इसमें m क्या लोगे, मास रो इनटू मतलब मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज dv, अब मुझे पता है dv क्या है, a1 d1 है नीचे वाले केस में, ऊपर वाले में a2 d2, बट है तो वो सेम ही ना, इसलिए मैं सिर्फ dv ले रहा हूं, तो रो dv gh1, h1 क्या है, एंट्री के टाइम का हाइट, at the end of the interval dt, the gravitational potential energy of the mass m between r and s is mgh2, अपर वाली हाइट पे mgh2, तो ऐसे में क्या हुआ, रो dv gh2 हुआ, therefore the net change in the gravitational potential energy कितनी है, डेल्टा p, चेंज पूछ रहे हैं ना, तो चेंज अगेन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एंट्री के टाइम चेंज जो इनिशियल था और एग्जिट के टाइम जो था वो फाइनल था, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज रो dv gh2 माइनस रो dv gh1, so change in potential energies रो dv g, dv साथ में है, रो dv g h2 माइनस h1, ये 2.45 इक्वेशन आया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, क्या लगता है आपको, नहीं पता मत बोलो, इस बार मार खाओगे, ये आपको पता है, इंक्रीज हुई शायद इंक्रीज हुई क्योंकि h छोटा था, देखो बाकी सब कांस्टेंट निकला, रो dv और तो मैंने भी वही लॉजिक लगाया कि लोअर से ऊपर जा, ये लगना चाहिए लॉजिक, ये लॉजिक लगना चाहिए, h1 छोटा है h2 बड़ा है, तो h2 बड़ा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बड़ी थी और पहले h1 छोटी थी, मतलब यहाँ पर बड़ी में से छोटी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो अभी उसका उल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हुई रहेगी, डिक्रीज। अरे ये तो कॉन्सेप्ट से खिलाफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब v1 वेलोसिटी बड़ा है, v2 छोटा है, गलत हो गया है, तो नहीं, कहीं तो अभी भी लूप होल्स है, कहीं तो लूप होल्स है, लूप होल्स मतलब कहीं तो फ्लो है, गलतियां है, हम लोग सुधारेंगे गलतियां को, अभी हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं ये हमें कंफर्म नहीं पता है, चलो आगे जाते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द इक्वेशन इन अबो इक्वेशन वी गेट W इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी थी, तो W क्या था, P2 माइनस P1 इंटू dV, ये देखो यहाँ पर आपने निकाला था W का फॉर्मूला, रुको मैं डस्ट क्लीन कर लेता हूँ, सॉरी लॉक नहीं किया था, ओके, सो ये देखो W का फॉर्मूला P1 माइनस P2 इंटू dV, देखा आपने W का फॉर्मूला, यस वो W का फॉर्मूला, फिर यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ रो dV v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और नीचे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रो dV g h2 माइनस h1, सब डाल दिया इक्वेशन में, तो यहाँ पर कोई तो इक्वेशन बनी, यहाँ पर कोई तो इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन बनी ये देखो,
P1 minus P2 dV equal to half rho dV V2 square minus V1 square plus half dV plus rho dV G H2 minus H1। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो कर लेते हैं, dV कैंसल हुआ तो क्या आया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू G इंटू H2 माइनस S1। दिस इज बर्नौलिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये बर्नौलिस प्रिंसिपल को प्रूव करता है। इट स्टेट दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम of a fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of change in kinetic energy plus potential energy per unit volume, change in kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume that occurred during the flow। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी को भी मिलेगा और पोटेंशियल एनर्जी को भी मिलेगा। वर्क डन बढ़ा तो दोनों वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। वर्क डन बढ़ा, वर्क डन क्या होता है, सुनो अभी मेरी बात को, मैं आपको वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे लेकर जा रहा हूँ। वर्क डन बढ़ा इसका मतलब मैं बाहर से वर्क डन कर रहा हूँ, ऐसा समझो। बाहर से कोई चीज को अगर हम प्रेशराइज करते हैं या फोर्स देते हैं ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ले लो, मेरे हाथ में बॉल है, जबरदस्ती बॉल को मैं नीचे से ऊपर थ्रो करता हूँ, जबरदस्ती बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करता हूँ। सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, जब बॉल नीचे था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, मैंने थ्रो अपवर्ड किया तो वो धीरे धीरे ऊपर जाना चालू हुआ। इन बिटवीन स्टेज पे देखो क्या हो रहा है, इन बिटवीन स्टेज पे उसका हाइट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 थी, इमीडिएटली 1 सेकंड के बाद पार्टिकल मूव होने लगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ी ना। एकदम टॉप पे देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, एकदम टॉप पे वेलोसिटी 0 हो चुकी है, पार्टिकल एक हाइट अटेन कर चुका है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई बट पोटेंशियल मैक्सिमम हुई, वो अलग केस है। बट जब मैं थ्रो कर रहा था तब मेरे पास क्या थी, ना तो काइनेटिक एनर्जी थी ना तो पोटेंशियल एनर्जी थी, सब कुछ 0 था। बेसमेंट से मैंने बॉल को थ्रो किया, मतलब मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया और ये वर्क डन ने दोनों चीजों को बढ़ाया, हाइट ऑफ द बॉल को भी बढ़ाया, उसकी स्पीड को भी बढ़ाया, मतलब बढ़ा कौन, दोनों। तो जब हम बोल रहे थे ना काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो काइनेटिक डिक्रीज होनी चाहिए, वो कौन से केस में आएगा, वो जब बाहर से वर्क डन नहीं हुआ तभी के केस में आएगा। नहीं समझा? समझा। नो नहीं, हाँ मुझे लगा नहीं समझा। नहीं समझा। रुको, जब आप बॉल थ्रो कर रहे थे आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो, समझा? बॉल हाँ सर। मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो, एक बार थ्रो कर लिया फिर बॉल मोशन कर रहा है तभी आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो क्या? नो सर। बस ये दो चीज समझा। नो अच्छा सर। हाँ, ये दो चीज अलग अलग है, हाँ इतना समझा ना। अभी देखो, जब बॉल थ्रो कर रहे हो तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी, काइनेटिक भी 0 थी। थ्रो करने के मोमेंट पे आप बॉल को रफली ऊपर फेंक रहे हो, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा रहे हो, काइनेटिक भी बढ़ा रहे हो, और तब तक बॉल आपके हाथ में है, क्योंकि आप बॉल को थ्रो खड़े खड़े नहीं कर सकते। हाथ में बॉल रखे हुए आप सीधा बॉल ऊपर उड़ेगा ऐसा होगा ही नहीं, आप बॉल को नीचे हाथ करके फिर ऊपर हाथ करके थ्रो करोगे। किसी भी बॉल के थ्रो होने का एक्शन देखो, नीचे हाथ करेंगे उसके बाद आप हाथ को खींचते हुए ऊपर लेकर जाके बॉल को ऊपर जाके रिलीज करते हो, बराबर है कि नहीं? यस सर। मतलब बॉल नीचे से, हाँ बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपके हाथों में ही है, जब तक बॉल रिलीज नहीं हुआ तब तक आपके हाथों में है। ऐसे में आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो, जिससे बॉल की हाइट भी बढ़ा रहे हो और उसमें वेलोसिटी भी इंपार्ट कर रहे हो, उसको वेलोसिटी भी दे रहे हो। जब आपने बॉल को रिलीज कर दिया, मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी लगाना बंद किया, तब क्या होगा, जिस वेलोसिटी से बॉल को आपने थ्रो किया था वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और जो हाइट थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मतलब एक कम हो रहा है जिसका काउंटर पार्ट बढ़ रहा है, एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के होगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक 0 पोटेंशियल मैक्सिमम। फिर क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगा। ये पूरे प्रोसीजर में आप मैकेनिकल वर्क डन नहीं यूज कर रहे हो। जब हाइट से बॉल नीचे आ रहा है तो फिर पोटेंशियल कम होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, और जब वो ग्राउंड पे हिट होगा
तो दोनों वैनिश हो जाएंगे। ये पूरा पाथ, आपके हाथ से बॉल छूटा, हाइट तक पहुंचा, जमीन पे गिरा, ये सब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। छोड़ दो ग्रेविटी, छोड़ दो अगर ग्रेविटी आपको लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस छोड़ दो अगर आपको लग रहा है तो ऑफ कोर्स फेंका हुआ पार्टिकल नीचे आने वाला है, विथ ग्रेविटी आने वाला है, बट ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही, उतने अमाउंट से एक्ट हो रही है, इसलिए ग्रेविटी का इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, मतलब चेंज ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर आपने जब बॉल को थ्रो करके एक हाइट पे पहुंचने बॉल नीचे आया ना, ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ऑटोमेटिक अंदर दो चीजें चेंज हो रही है। काइनेटिक पहले डिक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल बढ़ रही थी जब पार्टिकल रीच हो रहा था हाइट तक, और जब पार्टिकल नीचे गिर रहा था तो काइनेटिक बढ़ रही थी, पोटेंशियल कम हो रही थी। ये इंटर रिलेटेड था या इंटर कन्वर्टिबल था, बट ये सब अलग था। जब आप बॉल को थ्रो कर रहे थे तब आप वर्क डन लगा रहे थे, तो दिस इज योर वर्क डन व्हेन इट इज अप्लाइंग ऑन द बॉल। जब वो लोअर से अपर तक जा रहा है तब तक काइनेटिक भी बढ़ रही है और पोटेंशियल भी बढ़ रही है। ये समझा अभी? यस सर। हे भगवान, अच्छा है। यस सर। बहुत अच्छा इक्वेशन है, बड़ा इक्वेशन है, बट बहुत मस्त है। इसने दो चीज को बता दिया, आप वर्क डन कर रहे हो तब दोनों साथ में बढ़ते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट से, बट आप वर्क डन नहीं करोगे तो कोई एक कम होगा, एक बढ़ेगा। तो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। इट स्टेट दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अकर ड्यूरिंग द फ्लो। सो अब टोटल इक्वेशंस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये जो इक्वेशन है लास्ट वाला इक्वेशन, इसमें आप क्या करो, P1 को अलग करो, ये देखो, फिर वहां से माइनस V1 को इधर लेकर आओ विथ दिस कंटेंट के साथ, तो हाफ रो V1 आया। फिर H1 को इधर लेकर आओ तो विथ रो जी के साथ, तो देखो रो जी H1 आया, मतलब तीनों वन वाले टर्म इधर आ गए। उधर कौन बचा? उधर पहले बचा माइनस P2, उधर गया तो प्लस P2 हो गया, ये देखो। फिर उधर ऑलरेडी हाफ रो V2 स्क्वायर था और हाफ G H2 था, मतलब सारे टू वाले टर्म इधर आ गए। मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और इसका ये मतलब हुआ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये तीनों कॉन्स्टेंट है। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? प्रेशर। नहीं नहीं, व्हाट इज थर्ड टर्म रो जी H? It look like a mgh. What is this? Yes, sir. This is half mv square, look like kinetic energy. And what is this? It is exactly pressure but look like a kind of energy. मतलब अब ये pressure energy हो गई. This is pressure energy, this is kinetic energy, this is potential energy. Addition of all the three energies constant. इसका मतलब this is the principle of conservation of energy. This is the principle of conservation of energy. मतलब आप कहीं पे भी conservation of principal energy को disobey नहीं कर रहे हो। देखो ब्लू पैराग्राफ में क्या लिखा है, a different way of interpreting the Bernoulli equation is P1 minus P2 equal to half rho V2 square minus V1 square plus rho G H1 minus H2, sorry H2 minus H1. Dimensionally pressure is energy per unit volume. डायमेंशनली देखा जाए तो प्रेशर और कुछ नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जबकि हमने सब जगह पे से वॉल्यूम तो डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब वो इक्वेशन और कुछ नहीं, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम था, सॉरी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम था। इसका मतलब ये प्रेशर ही है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी। सो ये ऑलमोस्ट प्रेशर एनर्जी इक्वेशन है। बोथ terms on the right hand side of the above equation have a dimension of energy per unit volume. Hence quite often the left side, सुनो हाँ, left side is referred to as a pressure energy per unit volume. The left side is referred to as a pressure energy per unit volume. The left side of equation is called as a pressure head. Pressure energy per unit volume मतलब वो pressure head. And the first term on the right hand side is called as a velocity head. And the second term on the right hand side is called as a potential head. मतलब ये इक्वेशन प्रेशर एनर्जी का है पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इन अदर वर्ड्स द बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसओबे नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करते हुए बना है. आई होप आपको समझा.
आपका नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? 7 o'clock 7:30। Yes. तो किसका मैक्स का है? यस 7:30. प्रमोद सर। अगर मैं थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके Yes, sir. चैप्टर खत्म करने जाओ तो पॉसिबल है आपको? चलेगा? 2 पेज है, एप्लीकेशन है इसीलिए पूछ रहा हूँ, चलेगा? मे भी थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पूरा 7:15 7:20 तक जाएगा, चलेगा क्या? यू नीड अ ब्रेक? So 7:15 7:20 तक तो बहुत ज्यादा ना। 7:20, हाँ 7:15 7:20 ना, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सटेंड करता हूँ 7:15 7:20 तक देता हूँ। बाकी सबको चलेगा क्या? यस सर। यस सर। प्रेशर में आके बोल रहे हो या अपनी एनर्जी से बोल रहे हो? चलो ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। अभी ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के 3 या 4 एप्लीकेशन है, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छे एप्लीकेशन है। पहले है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स मतलब आउटफ्लोइंग फ्लक्स, कॉल्ड एज ई फ्लक्स, ठीक है? तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, देखो आपको डायग्राम में ना एक टैंक दिखेगा, टैंक के अंदर पानी भरा है और वो टैंक का नीचे है ना एग्जिट जो है वो बहुत पतला रखा है। जो पतला एग्जिट है ना उसको ओरेफिस बोलते हैं, ओरेफिस जैसा पैटर्न है, और ऊपर जो पूरा भरा हुआ ट्यूब है। अच्छा, लिक्विड ऊपर पूरा भरा हुआ था, जब वो लिक्विड नीचे आ रहा तब तक वो स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, बट जैसे वो ओरेफिस से निकलेगा वो कंप्रेस होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एरिया छोटा हो रहा है, प्रेशर में भी कुछ चेंजेस होगा। देख लेते। द वर्ड efflux means fluid outflow. Torricelli discovered that the speed of efflux from an open tank is given by a formula identical to that of the freely falling body. मतलब इसका जो फॉर्मूला, ये ओपन टैंक बोला जबकि इधर क्लोज टैंक बनाया, तो आप गलती मत करना, ये डायग्राम क्लोज टैंक का है, ओपन टैंक मतलब ऊपर का लेयर लीड आपको हटा देना है। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है, टॉरिसेली ने एक फॉर्मूला बनाया था कि जो वाटर फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी जो वाटर फ्लो के बाहर आ रहा है, वो कैसा होता है, लाइक फ्री फॉलिंग बॉडी जैसा होता है, फ्रीली वो फॉल हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला बनाना है, देखते हैं क्या है। कंसिडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फिल्ड विद अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। एक बड़ी टैंक है, बड़ी टैंक का एरिया A1 है और उसके अंदर लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी रो है, हैविंग एन ओरिफिस ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। छोटा सा ओरिफिस मतलब एग्जिट पॉइंट है जिसका एरिया A2 छोटा है एट द बॉटम एज शोन इन द फिगर। क्लियरली दिख रहा है A2 जो है वो बहुत 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 छोटा है कंपेयर टू A1। सो द लिक्विड फ्लो आउट ऑफ द टैंक थ्रू द ओरिफिस। तो लिक्विड जो है वो ओरिफिस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? आगे, let v1 and v2 be the speed of the liquid at A1 and A2 respectively. Of course उसके साथ velocity जोड़ दी। As both inlet and outlet are exposed to the atmosphere, the pressure at this point, this position equal to the atmospheric pressure P0। मतलब अभी हमने लिक्विड का ऊपर एंड भी खुला रखा है, लिक्विड का ओपन एंड खुला है, मतलब वहां का जो प्रेशर होगा वो P होगा, और लिक्विड जब फ्लो होके ओरिफिस तक पहुंचेगा तभी भी उसका ओपन एंड खुला होगा। अभी लिक्विड कहां पर है, अभी लिक्विड ऊपर वाले लेयर पे है, यहां तक है, यहां तक, ठीक है? ये तो इधर प्रेशर पीओ रहेगा, अगर ये ओपन रहा तो, क्लोज रहा तो प्रेशर पी, अलग प्रेशर होगा। बट ये लिक्विड जब फ्लो होके ओरिफिस के लेवल तक पहुंचेगा, यहां तक, तभी भी इसके ऊपर वाला एंड तो खुला ही रहेगा ना, इसका मतलब वहां पहुंचने के बाद भी प्रेशर पीओ ही रहने वाला है। तो जब लिक्विड इधर था उस पॉइंट पे जो प्रेशर था, और लिक्विड यहां पर आया उस पॉइंट पे प्रेशर भी सेम रहने वाला है, पीओ पीओ। As both the inlet and outlet are exposed to the atmosphere, the pressure at this position equal to atmospheric pressure PO if the height of the free surface above the orifice is h। ओरिफिस के ऊपर हाइट ऑफ फ्री सरफेस कितना है, h है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, प्रेशर एट ए पॉइंट, A1 पॉइंट इज PO प्लस हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, h क्या है, हाइट उतनी है, इक्वल टू ओरिफिस के टाइम क्या होगा, ओरिफिस के टाइम भी प्रेशर पीओ है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर है, प्लस यहां पर रो जी एच नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर पहुंचते पहुंचते एच क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओरिफिस तक लिक्विड पहुंचेगा तब तक उसकी हाइट 0 हो जाएगी लिक्विड की, इसलिए वो तीसरा टर्म कट हो गया। ओके, आगे, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन राइट इट एज A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
तो V1 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2, इक्वेशन मॉडिफाइड करके यूज किया। सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन ऑफ V1 इन अबोव, हम ऊपर डाल के देखते हैं क्या बनेगा। तो PO वैसे भी कैंसिल हो गया, प्रेशर दोनों साइड पे सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा, यहाँ पर हाफ और रो बचा, ये देखो यहाँ V1 की जगह पे ये टर्म डाल देंगे, तो A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो GH, इधर रहा रो GH, यहाँ का क्या बचा, हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, इतना ही बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रो एंड रो को कैंसिल करेंगे, ओके। हाफ को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मिडल टर्म भी मल्टीप्लाई 2 होगा, लास्ट टर्म भी हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 2 1 हट गया, वो क्या बचा, A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। मिडल में क्या बचा, 2GH बचा, लास्ट में क्या बचा, हाफ इंटू 2 1 कोई हट गया और V2 स्क्वायर अकेला बचा, ठीक है। तो यहां तक इक्वेशन पहुंच गया, समझा ये इक्वेशन। यस सर। ये इक्वेशन कहां से लिया पता है ना आपको, बर्नौलिस इक्वेशन था, सारा वन टर्म अलग, सारा टू टर्म्स अलग, वैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला इक्वेशन कहां से लिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिया, सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया, सब में से रो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो सीधा ये इक्वेशन आया। अब आगे 2GH को अलग किया, बाकी टर्म को सामने भेजा, तो V2 स्क्वायर माइनस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, इसमें से भी V2 स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो देखो क्या टर्म बन रहा है, जब V2 स्क्वायर कॉमन निकला तो 2GH इक्वल टू V2 कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर, ये बचा। कंडीशन ये बोल रही थी कि A2 बहुत 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 छोटा है कंपेयर टू A1, तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट A2 नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल कंपेयर टू A1। तो A2 अगर 0 है, A1 अगर बहुत बड़ा है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, मतलब बचेगा खाली V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, तो V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। ये इक्वेशन किसका है पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्पीड ऑफ अ लिक्विड फ्लो out through the orifice at a depth h below the free surface. It is as same as that of the particle falling freely under the gravity. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से छोड़ दो तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि टाइम आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये इक्वेशन काम करेगा। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, इनिशियल पार्टिकल रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, बचा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है 2, a क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और s क्या है हाइट, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2GH हुआ, और अगर v निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 2GH हुआ। ये फॉर्मूला किसका आया, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का आया। ये फॉर्मूला किसका आया, फ्री फॉलिंग लिक्विड का आया। दोनों सेम ही है ना। यस सर। इसका मतलब अगर ओरिफिस से लिक्विड फॉल होकर फ्रीली गिर रहा है तो वो फ्री फॉल के बराबर ही होगा, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, वेंट्री ट्यूब। वेंट्री ट्यूब या वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं, डिपेंड्स क्या प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहो। तो वेंचुरी ट्यूब्स बोलना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं वेंट्री ट्यूब बोलूंगा, आप ले सकते हो वेंचुरी ट्यूब। ये ट्यूब क्या होता है पता है, ये जनरली लेबोरेटरीज में काम आता है जहां पर कोई लिक्विड का फ्लो चेक किया जाता है। आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे वेन्स है, उसमें से ब्लड फ्लो होता है, बट कई जगह पे कोलेस्ट्रॉल चिपक जाने की वजह से फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या कराना पड़ता है, एक टेस्ट कराना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि ब्लड फ्लो कितना हो रहा है आपके उस वेन्स में से। अगर वो वेन्स हार्ट की रही, मतलब हार्ट के आसपास की रही, तो फिर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आपको डैमेज होने के चांसेस है, हार्ट अटैक आने के चांसेस है, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है, और फ्लो ऑफ ब्लड कम मिलने की वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, कितने सारे डैमेज हो सकते हैं। ये सब चेक करने के लिए हम लोग ये ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब चेक क्या करता है, प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट, जहां पर क्लॉटेज हुआ है, जहां पर वो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वहां पर प्रेशर कितना है, हम प्रेशर पता कर सकते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पता कर सकते हैं,
अगर वो एरिया बहुत छोटा हो गया तो ब्लड को फ्लो होने के लिए टाइम लगता है, और ब्लड वहां से फास्ट फ्लो हुआ तो मे बी नस फट भी सकती है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये लेबोरेटरी में होता है, बड़े बड़े जहां पर ऑपरेशंस होते हैं वहां पर। तो इसका काम क्या है? अ वेंचुरी ट्यूब is used to measure the speed of flow of a fluid in a tube. It has a constriction in the tube. आपको डायग्राम में दिखेगा कहीं ना कहीं ऐसा कंस्ट्रिक्शन है, मतलब कहीं ये है छोटा रीजन है, कहीं बड़ा रीजन है। As the fluid passes through the constriction, its speed increases in accordance with the equation of continuity. तो देखो A1 एरिया बड़ा है, A2 एरिया छोटा है। A1 के यहाँ वेलोसिटी V1 है, A2 के यहाँ वेलोसिटी V2 है। A1 से जो लिक्विड पास हो रहा है उसका प्रेशर P1 है, A2 से जो लिक्विड पास हो रहा है उसका प्रेशर P2 है। The pressure thus decreases as required by the Bernoulli equation. तो हम जान चुके हैं कि जो छोटा पाइप है वहां प्रेशर कम होगा, जहां बड़ा पाइप है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। The flow of a fluid having a density rho flow through the venturi tube. The area of cross section is A1 at wider part, A2 at the constriction part. Let the speed of the fluid at A1 and A2 be V1 and V2 respectively, and pressure be P1 and P2 respectively. So from Bernoulli's equation, क्या हट गया Bernoulli's equation में से? प्रेशर का टर्म रहा P1, काइनेटिक एनर्जी का टर्म रहा हाफ रो V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हट गया क्योंकि यहाँ हाइट कुछ नहीं आ रही है, तो हाइट वाला टर्म हट गया। उधर क्या बचा? P2 बचा, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बचा हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आया। बर्नौलिस प्रिंसिपल को हमने रिड्यूस करके ये इक्वेशन लेकर आए। यहां तक समझा? Yes. Now, figure shows two vertical tubes connected. आपको देखो यहाँ दो वर्टिकल ट्यूब कनेक्टेड दिखेंगे। दोनों ट्यूब ऐसे पॉइंट पे कनेक्टेड है जहां पर एरिया बड़ा था और एरिया छोटा था। तो बड़े एरिया के यहाँ एक ट्यूब कनेक्टेड है, छोटे एरिया के यहाँ दूसरा ट्यूब कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स बड़े एरिया के यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे हमने एज पर द बर्नौलिस लॉ डिस्कशन किया, बर्नौलिस प्रिंसिपल डिस्कशन किया। तो बड़े एरिया के यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो वहां का जो लिक्विड का हाइट है वो ज्यादा है। यहां से अगर हाइट मेजर करना स्टार्ट करते हो, ये लेवल से हाइट मेजर करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ ये हाइट ज्यादा है, यहाँ ये हाइट कम है, तो डिफरेंस इन जो हाइट आ रही है वो हमने h लिया है। ओके, लिक्विड जो बिगर एरिया है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, कम एरिया के यहाँ प्रेशर कम होता है, तो हाइट जो आया वो लिया हमने। सो फिगर शो टू वर्टिकल ट्यूब्स कनेक्टेड to the venturi tube at A1 and A2 if the difference in height of the liquid level in the tube is h. Difference in height of the liquid level in the tube is h. तो P1 minus P2 क्या हो जाएगा? Rho GH। अब यहाँ पर हम टर्म ले सकते हैं, P1 minus P2 is Rho GH। ठीक है, डिफरेंस इन प्रेशर कैसे मेजर होता है? हाइट ऑफ द ट्यूब की वजह से। तो P1 minus P2 is Rho GH। सब्स्टिट्यूटिंग अबो इक्वेशन ऊपर कहीं सब्स्टिट्यूट कर दे तो P1 माइनस P2 प्रेशर वाला टर्म हट गया, उसके साथ क्या आ गया? रो जी एच आया। तो रो जी एच इक्वल टू क्या होगा? पीछे जो इक्वेशन था वो ले लेते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू, पीछे था हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वल है, इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो इस टर्म को हटा लेते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से रो गेटिंग कैंसिल हो गया, ये हाफ का 2 इसको दे दिया तो ये 2GH बन गया। 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, सब्स्टिट्यूटिंग V1 in terms of V2 or vice versa in equation, the rate of flow of fluid or liquid passing through the cross section can be calculated by knowing the areas A1 and A2। अगर एरिया पता है तो कितना रेट ऑफ फ्लो यानी वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पॉइंट पे, उसको निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन कंटिन्यूटी के इक्वेशन के साथ मिलेगी तो एक नया इक्वेशन बनेगा, और वो नया इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है वो छोटे से कंस्ट्रिक्शन रीजन से, वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल का दूसरा एप्लीकेशन है। तीसरा, लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। ये बहुत इजी और समझदारी वाला है।
आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में ना ये ब्लेड है फैन का, ये आगे का पार्ट है, यानी ये वाला आगे का पार्ट है और ये पीछे का है। आपको दिखेगा नीचे का जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट ऊपर का थोड़ा बम्पी है और उसके बाद वो डिक्लाइन हो रहा है ऐसे। ये जो पार्ट ऐसा बना के वो लोग ऐसे करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर यहाँ से जो भी हवा आ रही थी, एयर एंटर हो रही थी ना, ये एयर तो सीधी सीधी निकल जाएगी, बट ये एयर टकरा के क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो ऊपर वाली एयर क्या होगी, इसके साथ मर्ज होगी और यहाँ क्या बनाएगी, यहाँ बहुत सारी एयर का कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा, यानी यहाँ एयर कॉम्प्रेस होकर आगे जाएगी। और आप सबको पता है कॉम्प्रेस एयर मतलब लोअर प्रेशर, तो ये प्रेशर लोअर क्रिएट जोन होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा। ये लो प्रेशर जोन है, इसकी वजह से जो एयर है यहाँ से फ्लो के जब इधर मिलेगी तो इधर वापस से कॉमन जोन बनेगा जो इधर था। बट ये हाई प्रेशर जोन है और ये हाई प्रेशर जोन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कब? जब ये एयर बहुत फास्ट ट्रैवल करेगी। हमने देखा है जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उतना प्रेशर कम, जितनी कम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उतना प्रेशर ज्यादा। तो जब एरोप्लेन लैंड के ऊपर फ्लाइट लेने से पहले रनवे पे दौड़ता है तब उसकी स्पीड वो बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर उसके ऊपर वाले सरफेस पे, ब्लेड के ऊपर वाले सरफेस पे कलेक्ट होकर जाए, यानी उतनी वेलोसिटी से वो मूव हो जिससे वहां ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो कम से कम हो जाए। और ये कब तक होगा? जब तक नीचे का एयर प्रेशर बढ़ के उतना ना हो जाए कि वो पूरे एरोप्लेन को उठा सके। यस सर। नीचे का हाई प्रेशर जोन इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो पूरे के पूरे एरोप्लेन में बैठे 50-60 लोगों के वजन से भी ज्यादा हो जाए, तो वो एरोप्लेन को ऊपर उठा लेता है और फिर हमला एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है। The shape of a cross section of a wings of an aeroplane is as shown in the figure. When an aeroplane runs on a runway, due to aerodynamic shape of its wing, the streamline of air are crowded above the wings compared to those below the wings. Thus, the air above the wings move faster than that of the below the wings. So, according to Bernoulli's principle, the pressure above the wings decreases and thus the below the wings increases. Due to this pressure difference, then upward force called as a dynamic lift act on the bottom of the wing of the aeroplane. When the force becomes greater than the weight of the aeroplane, aeroplane takes off. समझा? रनवे क्यों जरूरी है वो समझा ना? रनवे नहीं होता तो फिर एरोप्लेन को टेक ऑफ होने के लिए नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर कर लेता है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर क्या करता है, ऊपर फैन घुमाता है और फैन घुमा के ऊपर की हवा को बाहर फेंकता है। बाहर फेंकता तो ऊपर क्या हुआ, प्रेशर कम, नीचे क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा। तो नीचे वही जो थ्रोन ऑफ एयर है फैन से, वो एयर नीचे आकर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने में मदद करती है, इसलिए हेलीकॉप्टर जगह जगह से खड़ा होकर ऊपर चला जाता है। जबकि एरोप्लेन को फैन नहीं होते ना, तो एयर फ्लो करने के लिए उसको खुद को मोशन करना पड़ता है। अब ये वाला आपने देखा रहेगा, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, या ये जो एटोमाइजर है वो एक्चुअली एक स्प्रे मशीन है। द एक्शन ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन और पेंट गन, सेंट स्प्रे और इंसेक्ट स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन द बर्नौलिस प्रिंसिपल। ये करता क्या है? इन ऑल दिस द ट्यूब टी जो आपको दिख रही है टी, द ट्यूब टी इज डिप्ड इनटू द लिक्विड एज शोन इन द फिगर। एयर इज ब्लोन एट हाई स्पीड ओवर द टिप। वो जो वर्टिकल ट्यूब है ना, वर्टिकल ट्यूब पतली वाली कैपिलरी जैसी, उसके ऊपर है ना बहुत जोर से वो लोग एयर को प्रेशर करते हैं या ब्लो करते हैं। एयर इज ब्लोन एट अ हाई स्पीड ओवर द टिप ऑफ द ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिस्टन एंड द सिलेंडर। ये सिलेंडर में हवा होती है, ठीक है, ये सिलेंडर में हवा होती है, पिस्टन जोर से दबाकर हम क्या करते हैं, उस हवा को इस टी ट्यूब के ऊपर वाली हवा को प्रेशर से फेंक देते हैं। जब वो प्रेशर से फेंकेंगे तो क्या होगा, हाई स्पीड, this high speed air create low pressure over the open tube due to which liquid rises in it, जिससे ये लिक्विड यहाँ से राइज होके इधर पहुंचेगा। यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि लिक्विड फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और ये पिस्टन अभी भी पुश हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, लिक्विड को ब्लो करेगा and it then blow off a very small droplets with expelled air। जो एयर थ्रोन ऑफ हो रही थी उसके साथ साथ इसको थ्रो करेगा। समझा ये? यस सर। Yes, sir. Last but not the least, blowing off of roof by stormy wind।
हवा की वजह से ऊपर के पतरे उड़ जाते हैं। रीजन क्या है? When high speed stormy wind blows over a rooftop, it causes low pressure P above the roof in accordance with the Bernoulli's principle. However, the air which is flow inside the room is still at the atmospheric air, which with a very high pressure called as a PO. So due to this difference in pressure, the roof is lifted up and it is then blown off by the air or wind as shown in the figure. Clear है? Yes, sir. Okay. तो Yes, sir. यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था, टॉपिक फिनिश किया, लास्ट में 36 लोग से लेकर 27 लोग पहुंचे। अच्छा, ये लोग जितना जिंदा है, नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को या उससे पहले अगर मेरे को कन्वीनियंट हुआ तो मैं वेडनेसडे को लेक्चर ले सकता हूँ, या फिर डिले लेक्चर में फ्राइडे या सैटरडे को लूंगा। मे भी थर्सडे का मेरा श्योर नहीं है, कुछ काम है इसकी वजह से मे भी थर्सडे का लेक्चर कैंसिल होगा। मैं विजय सर से बात करके देखता हूँ। एक्सचेंज लेक्चर हुआ फ्राइडे या सैटरडे को, या फिर एडवांस में तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे सम्स के साथ। ठीक है, ये सम्स भी मैं आपको भेज दूंगा। सॉल्व्ड सम है, अनसॉल्व जो है मैं फटाफट सॉल्व करा के अनसॉल्व पे पहुंच के अनसॉल्व का फोटोकॉपी देने के बाद उसको भी सॉल्व कर लेंगे। मे भी शायद इसी वीक में आपका टेस्ट भी है ना, इसी चैप्टर का। हाँ सर, संडे। संडे, वेरी गुड। बहुत बड़ा चैप्टर है, सर को बोलना अच्छा क्वेश्चन निकाले, बड़ा लेसन है, तो ध्यान रखना आप लोग। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जल्दी से रीड करना स्टार्ट करो। जो नहीं समझा आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलो बाय बाय। यस, बाय सर, थैंक यू। बाय। ओके आशीष, बाय बेटा। बहुत हैवी डोज हुआ। थैंक यू। नहीं, मैंने बोला था टफ है टॉपिक। चलो बाय बाय। बाय बेटा, बाय राजलक्ष्मी।